साथियों, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अपने चरम पे पहुंच चुका है। दिल्ली में AQI 300 पार हो चुका है। आपके सामने इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि दिल्ली मोस्ट पॉपुलेटेड इन कंट्री एंड एयर क्वालिटी इन वेरी पुअर कैटेगरी। तो दिल्ली में प्रदूषण स्तर 300 से पार जा चुका है और दिल्ली देश की सबसे वायु प्रदूषित शहर बन चुकी है। साथियों, आपके सामने जागरण की न्यूज है कि दिल्ली NCR में खतरनाक स्तर पर पहुंचा वायु प्रदूषण, फेफड़ों की सुरक्षा के लिए लाइफस्टाइल में करे 6 बदलाव। तो जागरण एक तरीके से अब कह रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा है, ऐसे में जो हमारे लंग्स हैं उनमें प्रॉब्लम आ सकती है। उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, यानी आप समझ सकते हो कि वायु प्रदूषण किस स्तर पे दिल्ली में पहुंच चुका है। 2 इमेजेस के माध्यम से हम जानेंगे। ये कर्तव्य पथ का सीन है साथियों, यहाँ पे जो प्रदूषण है वो अपने चरम पे है। आप देखो, धुंध ही धुंध दिखाई दे रहा है। इंडिया गेट के सामने वाला जो रोड जाता है वहां पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। आपको 10 मीटर के बाद कुछ भी नहीं दिखाई देता। एक सीन और है, आप देख सकते हो, ट्रैफिक, और इसके अलावा थोड़ी दूर आप देखोगे तो सब धुंध ही धुंध नजर आता है। अब बात करते हैं साथियों कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के पीछे कारण क्या है। हर साल सर्दियों में प्रदूषण बढ़ जाता है। तो पहला कारण तो है पराली जलाना। हरियाणा और पंजाब या उत्तर पूर्वी उत्तर पश्चिमी दिल्ली में आप पाओगे, जो हरियाणा से सटे हुए हैं, उन इलाकों में साथियों क्या होता है कि धान कटाई की जाती मशीनों के द्वारा। जब मशीनों के द्वारा कटाई की जाती तो ऊपर वाला हिस्सा काट लिया जाता है और नीचे वाला हिस्सा छूट जाता है। अब किसान भाई हमारे क्या करते हैं कि इन हिस्सों को आग लगा देते हैं ताकि कम समय में खेत की सफाई हो जाए, यानी जो आपका नीचे बचा हुआ हिस्सा है वो खत्म हो जाए। लेकिन साथियों, ये पिछले कुछ सालों में दिल्ली के लिए गंभीर समस्या बन चुका है। जिस तरीके से किसान भाइयों के द्वारा पराली को जलाया जाता है, उससे निकलने वाले जो प्रदूषण है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सांस लेने की मुसीबत पैदा कर चुके हैं दिल्ली NCR में। साथियों, दूसरा सबसे बड़ा कारण जो है, दिल्ली में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां इंडस्ट्री है, और बहुत सारे इंडस्ट्री आज भी ऐसे हैं जो डीजल से चलित हैं। डीजल का मतलब कि उनमें बहुत सारे डीजल्स के यूज होते हैं, केमिकल्स का यूज होता है। बहुत सारे टायर्स की कंपनी हैं, बहुत सारे आप पॉलीमर कंपनी हैं जिसमें प्लास्टिक वगैरह को जलाया जाता है। ऐसे में वहां से भारी मात्रा में प्रदूषण निकलता है। और सर्दियों में क्या होता है साथियों कि दिल्ली में विजिबिलिटी कम हो जाती है, दूर तक दिखाई नहीं देता, तो इससे वाहनों में ट्रैफिक लग जाता है। जब वाहनों में ट्रैफिक लग जाता है, आज भी दिल्ली में मैक्सिमम जो वाहन है साथियों वो डीजल चलित हैं या CNG चलित हैं। CNG और डीजल दोनों में प्रदूषित होता है। आज भी दिल्ली में 100% इलेक्ट्रिक वाहन है नहीं। तो ऐसे में जब ये वाहन किसी क्षेत्र में ट्रैफिक में इकट्ठा हो जाते हैं तो वहां से भारी मात्रा में प्रदूषण जनित होता है। आपके सामने एक सीन ये देखिए आप, दिल्ली की स्थिति यह है साथियों कि ये जा रहा है, आप देखो सारे के सारे ट्रैफिक लगे हैं, इधर से DTC की बस आ रही है। आप पाओगे इस ट्रैफिक में भारी मात्रा में प्रदूषण का उत्सर्जन होता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है आतिशबाजी। दिल्ली में लोगों के पास इनकम ठीक ठाक होती है, मैं आपको बता दूं। ऐसे में हर छोटी चीजों के पीछे वो लोग आतिशबाजी करते हैं, हर कोई करता है। IPL का मैच आप देख लीजिए, IPL का जब मैच होता है साथियों, जो टीम IPL का खिताब जीतते हैं उसके बाद जो आतिशबाजी होती है, इन आतिशबाजियों के बाद भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जिससे आसपास के एरिया में धुंध छा जाती है। अभी दिवाली में जिस तरह से पटाखों की आतिशबाजी होगी, उसमें दिल्ली का प्रदूषण और बढ़ जाएगा। इवन 400 कभी कभी क्रॉस कर जाता है। अब हमारे कुछ मित्र और दोस्त टिकटॉक रील्स वगैरह पे देखते रहते हैं कि हर जगह प्रदूषण नहीं होता, हम दिवाली क्यों छोड़ दें, हम पटाखे आतिशबाजी ना करें। तो आप सोचिए कि दिवाली जो है वो प्रेम, सद्भाव और दीपों का त्यौहार है, ना कि आतिशबाजी का। खुशियों का त्यौहार है। एक दूसरे से आप गले मिले, दीप जलाइए, मिठाई खिलाइए, ये त्यौहार है। लेकिन दिल्ली में या NCR के आसपास जो आतिशबाजी होती है, इसकी वजह से भी प्रदूषण अपने चरम पे पहुंच जाता है। साथियों, आप देखोगे कि कैसे कैसे ये की ओर बढ़ता है। दिसंबर के महीने में 2023 का डाटा है, आप देखो 433 AQI के आसपास पहुंच चुका था। 22 दिसंबर में 418 को लास्ट ईयर पहुंच गया था। तो इस तरीके से दिल्ली NCR के क्षेत्रों में
जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये अपने खतरनाक स्तर पे पहुंच जाता है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव क्या क्या हैं। आखिर क्या हो सकता है अगर प्रदूषण बढ़ जाता है। तो WHO का डाटा है कि हर साल 70 लाख मौतें होती हैं वायु प्रदूषण की वजह से। हर वर्ष लगभग 70 लाख लोग वायु प्रदूषण के कारण मौत का शिकार हो जाते हैं। साथियों, इसमें अधिकतर जो मौतें हैं वो निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होती है, जो जिनकी इनकम कम है, जहां पर आसानी के साथ दवा या ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है। ऐसे देशों में आप पाओगे कि भारी मात्रा में लोगों की वायु प्रदूषण की वजह से मौत हो जाती है। दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में जो भीड़ आप देखते हो, ऐसे में आपको पता लग जाएगा कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन भारत की है। दुनिया का नंबर 1 देश है जनसंख्या की दृष्टि से। और साथियों, WHO का डाटा है कि हर 10 में से 9 लोग प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं। यानी लगभग दुनिया के 90% लोग प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर हैं, ऐसा WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है। वायु प्रदूषण के कारण साथियों फेफड़ों की बीमारियां हो जाती हैं, दिल संबंधी समस्याएं हो जाती है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां का खतरा बढ़ जाता है। ये अस्थमा के लक्षण है साथियों। ऐसे केसेज आपको प्रदूषण के कारण देखने को मिलते हैं। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, फिर इस तरीके से लोग दवाई लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं। आप देख सकते हो खांसी आने लगती है, लोगों को सांस लेने में जब दिक्कत होती है, लोग खांसी से परेशान हो जाते हैं। कभी कभी समस्या इस स्तर तक पहुंच जाती है कि उल्टी की स्थिति आ जाती है, यानी लोग उल्टी करने लगते हैं। तो साथियों, वायु प्रदूषण की वजह से अस्थमा, कैंसर, उल्टी, खांसी जैसी बीमारियां हो जाती हैं। AQI की अगर बात करें तो कितना AQI होना चाहिए। CPCB जो है साथियों, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अगर 0 से 50 तक AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, तो अच्छा है। अगर ये 50 से 100 के बीच में है तब भी संतोषजनक है। लेकिन अगर 100 से 200 के आसपास पहुंच जाता है तो इसे मध्यम कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर वायु प्रदूषण का स्तर एयर क्वालिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग 200 से 300 के बीच में पहुंच जाए तो वो पुअर की स्थिति यानी खराब की स्थिति में पहुंच जाता है। जबकि 300 से लेके 400 के बीच ये वेरी पुअर हो जाता है और 400 से 500 तक गंभीर समस्या बन जाती है। यानी लगभग 70% लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। साथियों, दिल्ली का जो स्तर है प्रेजेंट टाइम में वो वेरी पुअर की स्थिति में है, यानी लगभग दिल्ली का AQI जो है वो 300 प्लस हो चुका है। साथियों, अगर हम CPCB की बात करें यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, तो इसके लिस्ट में जो प्रमुख प्रदूषक शामिल हैं या कि UPSC जैसे स्टेट PSC जैसे एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, इसे आप हल्के में मत लेना। पहला तो है पार्टिकुलेट मैटर, इसमें 2.5 और PM10 है। ये वो सूक्ष्म कण हैं जो श्वसन प्रणाली को गहराई तक प्रभावित करते हैं। दूसरा है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, इसका उत्सर्जन बिजली संयंत्रों औद्योगिक गतिविधियों से होता है। साथियों, नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO2 वाहनों औद्योगिक संयंत्रों से इसका उत्पाद होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी एक खतरनाक हवा है अपने आप में, जो वाहनों जीवाश्म ईंधनों यानी जैसा कि मैंने कहा कि जब पराली जलाया जाता है तो वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ओजोन यानी O3 सूरज की किरणों के संपर्क में आने पे जो आपका है नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य यौगिकों के साथ ये क्रिया करता है और ओजोन बना लेता है। साथियों, यह भी एक खतरनाक स्तर पे प्रदूषण करता है सांस लेने में। अमोनिया यानी NH3 कृषि क्षेत्रों में खासकर धान की जड़ों में पाया जाता है और हमारे किसान भाई जब पराली जलाते हैं तो एक तरीके से अमोनिया का भी उत्सर्जन होता है। साथियों, तो ऐसे में मैं आपको बताऊं कि ये वो 6 इंपॉर्टेंट गैसेज हैं जिन्हें CPCB ने लिस्ट किया है, इन्हें प्रदूषक की श्रेणी में रखा है। आप इन्हें याद कर लीजिए, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। साथियों, प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने क्या क्या उपाय किए। तो दिल्ली में स्मॉग टावर लगाए गए, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है। दिल्ली में स्मॉग टावर लगाया जाता है। स्मॉग टावर आसपास की प्रदूषित हवा को शोषित कर लेता है साथियों। जबकि दिल्ली के द्वारा जल बोर्ड के द्वारा जल का छिड़काव किया जाता है आसपास में, ताकि प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। इवन आप देखोगे तो फायर ब्रिगेड के द्वारा पेड़ों के ऊपर भी छिड़काव किया जाता है, ताकि जो हमें पेड़ होते हैं साथियों वो ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। अगर हम सभी जानते हैं जो पेड़ होते हैं सांस लेते हैं पत्तों के माध्यम से, उनके पत्तों पे जब प्रदूषण जमा हो जाता है तो ऑक्सीजन का जो उत्पादन है वो भी कम हो जाता है। तो ऐसे में
पत्तियों के ऊपर पानी का बौछार किया जाता है ताकि सांस लेने में दिक्कत हो, पर्यावरण तथा इंसान के बीच में समन्वय बना रहे। साथियों, अब बात करते हैं कुछ प्रमुख कार्यक्रम के माध्यम से जिसे सरकार ने चालू किया है ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके, प्रदूषण से निपटा जाए। तो है NCAP यानी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। ये चलाया गया। इसका काम था कि प्रदूषण स्तर को किसी तरीके से कम किया जाए। सफर यानी सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, ये एक ऐप है। इसके माध्यम से गुणवत्ता और वास्तविक समय की निगरानी की जाती है कि कितना प्रदूषण है। पराली जलाने पर नियंत्रण लगाने के लिए कानून बनाए गए हैं। हम सभी जानते हैं कि पराली जलाना अब एक अपराध की श्रेणी में आता है और दिल्ली सरकार के द्वारा ऑड इवन का फार्मूला लाया जाता है, कभी ऑड तो कभी इवन, यानी आप एक सप्ताह में आप मान लीजिए कि 3 दिन तक सपोज दैट ऑड और 3 दिन तक इवन नंबर्स वाली गाड़ियां चलाई जाती है ताकि वाहनों की संख्या कम हो। इससे प्रदूषण से निपटने में निजात मिल सकती है। साथियों, एक है AQIR, यह एक ऐप है। यह ऐप वायु गुणवत्ता के वास्तविक समय के आंकड़े प्रदान करता है और स्थानीय प्रदूषण के बारे में बताता है। अगर आप AIR ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपके आसपास में कितना प्रदूषण है। जबकि हमने सफर के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये भारतीय मौसम विभाग के द्वारा विकसित किया गया एक ऐप है। इसको आप नोट कर लेना, इससे सवाल बनाए जा सकते हैं। अलर्ट एक ऐप है साथियों जो प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बारे में आपको सूचित करता है ताकि आप उचित कदम उठा सकें। एयरब्रिज भी एक ऐप है जो विश्व स्तर तक के डेटा को प्रदान करता है। विभिन्न शहरों में AQI क्या है उसका डेटा देता है आपको। वायुमंडल यानी विंडी एक ऐप है जो गुणवत्ता, मौसम, प्रदूषण के स्तर की विस्तृत जानकारी देता है और साथ ही प्रदूषण के संभावित स्रोतों का भी विश्लेषण करता है। तो एक तरीके से डिटेल में व्याख्या करने वाला ऐप है द लिविंग ऐप। यह ऐप प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभाव और रोकथाम के लिए जानकारी प्रदान करता है। साथियों, तो ये प्रमुख वो ऐप हैं जो प्रदूषण से संबंधित आपको जानकारी देते हैं। अब बात करते हैं हम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के बारे में। साथियों, इसका गठन 1974 में जल प्रदूषण अधिनियम जब 1974 में लाया गया था उसके तहत CPCB का गठन किया गया था और 1981 में वायु प्रदूषण अधिनियम जब लाया गया उसके तहत इसको शक्तियां प्राप्त हुई। तो CPCB का जो गठन हुआ ये जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत हुआ, जबकि इनको शक्तियां जो प्राप्त हुई, अधिकार जो प्राप्त हुए, ये वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत प्राप्त हुए। साथियों, इसकी संरचना की बात करें तो एक संविधिक संरचना है जो पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के अधीन काम करती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय भी देश के विभिन्न शहरों में आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं ऐसे राज्यों में भी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई है जो CP के सहयोग के रूप में काम करते हैं। इनका काम वायु, जल और मृदा प्रदूषण की रोकथाम और निगरानी के लिए काम करना है। ये CPCB के निर्देश का पालन करते हैं और राज्य स्तर का कार्यान्वयन करते हैं तथा रिपोर्ट CPCB को देते हैं। साथियों, एक है राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। ये पर्यावरण मामलों की सुनवाई करता है, उसका त्वरित समाधान के लिए बनाया गया है और पर्यावरण हानियों के मामलों में ये मुआवजा की भी बात करता है। तो कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण और पर्यावरण से निपटने के लिए NGT का गठन 2010 में किया गया था। और साथियों, NGT के द्वारा दिए गए फैसले को किसी भी आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। साथियों, अब हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ देखेंगे। पहला MCQ है कि भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI को किसके द्वारा मापा जाता है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा या जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा? इसका सही आंसर है CPCB यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। अब CPCB की स्थापना कब हुई थी? तो हमने अभी बताया कि जल प्रदूषण अधिनियम जो 1974 में आया था उसके तहत की गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन B। अगला सवाल है साथियों अपना MCQ का कि CPCB किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? स्वास्थ्य मंत्रालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय या कृषि मंत्रालय? इसका सही आंसर है ऑप्शन B यानी पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के अधीन। कौन सा गैस वायु प्रदूषण का एक प्रमुख घटक है? ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है साथियों। कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन प्रमुख घटक की बात कर रहा है तो और ऑप्शन देख लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण का जो घटक है वो SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड है। साथियों, ये प्रदूषण में, स्पेशली वायु प्रदूषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर औद्योगिक क्षेत्रों से इसका उत्पादन होता है। अगला
एमसीक्यू है कि वायु प्रदूषण से निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का प्रभाव होता है? अस्थमा होता है जी, बिल्कुल होता है। हृदय संबंधी रोग भी हो जाते हैं। फेफड़ों में बीमारियां यानी उपयोग सही। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। सीपीसीबी का मुख्यालय हमने बताया था कि नई दिल्ली में है। साथियों, तो इस तरीके से आज का सेशन समाप्त हुआ। सेशन पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन मिले। ऐसे ही ज्ञानवर्धक आपको क्लास मिलता रहे। अपनी शिकायत और सुझाव जरूर दिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।